जय हिंद। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी किस तरह से यूनिफाई हुआ, फिर जर्मनी का नेशन बनना यानी मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी किस तरह से नेशन बना, किस तरह से लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप किया गया। अगला टॉपिक हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए, इटली भी किसी न किसी तरह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इसका एक अपना हिस्ट्री रहा, और पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन यानी कि राजनीतिक तौर पे देखिएगा तो इटली छोटे छोटे टेरिटरीज में बटा रहा, अलग अलग अंपायर के द्वारा रूल किया जाता रहा। तो हम इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं और समझते हैं क्या है। इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग अंपायर। ठीक है, इस पूरे के पूरे का स्क्रीनशॉट मैं एक लास्ट में डाल दूंगा ताकि आपको पूरा का पूरा व्यू मिल जाए। कुछ चीजें हो सकता है नहीं आ रहा हो, ठीक, तो काम चला लेना। इटालियन वर स्कैटर्ड, ठीक, इटालियन जो लोग थे वो स्कैटर्ड थे, फैले हुए थे। कहां फैले हुए थे? ओवर द सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज कई सेवरल डायनेस्टीज में, और साथ साथ मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग अंपायर। हैब्सबर्ग अंपायर कौन सा? जो ऑस्ट्रिया और हंगरी से मिलकर बना हुआ था। ठीक है, जस्ट ये लोम्बार्डी और वेनिस वाला जो एरिया देख रहे हैं, इसके बाहर ये वाला एरिया जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी हैब्सबर्ग अंपायर हुआ करता था। ठीक, लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि इटली का भी एक पास्ट रहा है। इटली छोटे छोटे सात यूनिट में डिवाइडेड हुआ करता था ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। अब इसका हम बैकग्राउंड समझते हैं कि इटली का जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली जो है 7 छोटे छोटे स्टेट में डिवाइडेड है। मैंने एक छोटा सा रफ मैप ड्रॉ किया हुआ है, उसे समझ लीजिएगा। इटली छोटे छोटे 7 स्टेट में कौन कौन से में डिवाइडेड था? तो 3 बड़े रीजन थे, मेजर रीजन, जिसमें नॉर्थ इटली, सेंट्रल इटली और साउथ इटली ये आया करते थे। नॉर्थ इटली में लोम्बार्डी वेनिस हो गया आपका, सेंट्रल इटली में पार्मा, मोडर्ना, टस्कनी और पोप के द्वारा जो अथॉरिटी थी वो रूल किया जाता था, और साउथ में आ जाता है आपका टू स्टेट सिसिली, किंगडम ऑफ टू स्टेट सिसिली, और पिडमोंट सार्डिनिया। पिडमोंट सार्डिनिया जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसली हाउस, इंडिपेंडेंट स्टेट थे जो कि प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था। तो इसी चीज को हम समझ लेते हैं। देखिए, सार्डिनिया पिडमोंट रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। सार्डिनिया पिडमोंट जिसे हाउस ऑफ सवोय भी कहा जाता था। तो ये रहा आपका सार्डिनिया पिडमोंट, ये वाला एरिया, ये आपका इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था, यानी कि ये इंडिपेंडेंट था। ठीक है, इटली बस इतना सा था। ये पूरा का पूरा पेनिनसुला जो आप देख रहे हैं मॉडर्न डे, सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ सवोय, पिडमोंट, सार्डिनिया। आप मैप में मैप एक लगा देता हूं मैं, वहां पे भी देख लीजिएगा। ठीक है, द नॉर्थ वाज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर एंड द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। ये जो लोम्बार्डी और वेनिस वाला एरिया है, ये लोम्बार्डी और वेनिस वाला जो एरिया है, ये ऑस्ट्रियन और हैब्सबर्ग अंपायर यानी ऑस्ट्रिया और हंगरी जो कंट्री मॉडर्न में आप देखते हैं उसके द्वारा, ये हैब्सबर्ग अंपायर के द्वारा रूल किया जा रहा था, यानी कि ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर के द्वारा रूल किया जा रहा था। सेंटर वाज रूल्ड बाय द पॉप। सेंटर की जो अथॉरिटी है, पेपल स्टेट कहते थे इसे, ये पॉप के द्वारा। पॉप कौन? जैसे हमारे यहाँ पे पुरोहित होते हैं, वहां पे रिलीजियस अथॉरिटी होती थी पॉप की, जिसके द्वारा ये सेंटर का इटली रूल, कैपिटल यहाँ पे रोम हुआ करता था, पेपल स्टेट के द्वारा यानी पॉप के द्वारा रूल किया जाता था। सदर्न इटली वाज अंडर द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। देखिए, स्पेन के बर्बन किंग के द्वारा। फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी थी? बर्बन, उन्हीं के डिसेंट थे। अब स्पेन के द्वारा ये किंगडम ऑफ टू स्टेट सिसिली, किंगडम ऑफ टू सिसिली, ये बोथ, ये वाला पूरा का पूरा रीजन स्पेन के बर्बन। ये लोग कहां से आए? देखिए, 1815 में जब यूरोप का सेटलमेंट हुआ वियना कांग्रेस में बुला करके, तब क्या हुआ था एग्जैक्टली? फ्रांस के अराउंड तो बाउंड्री सेटअप की गई थी। तो वहीं पे जो उस समय में पावरफुल यानी कि ऑस्ट्रियन हंगेरियन अंपायर हुआ करता था, उसके अंडर में डायरेक्ट कंट्रोल में लोम्बार्डी और वेनिस को दे दिया गया। ठीक, और जो ये बाकी सेंट्रल पार्मा, मोडर्ना और टस्कनी था, यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से इनका ही कंट्रोल था। पार्मा, मोडर्ना, टस्कनी में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर था। तो 1815 के दौरान जब कंजर्वेटिव रीजिम दोबारा रिस्टैब्लिश हुई थी, तब ये हुआ था। वहीं पे बर्बन डायनेस्टी, जो स्पेन की बर्बन डायनेस्टी है, फ्रांस ही नहीं, स्पेन की जो बर्बन डायनेस्टी है, उनके अंडर में किंगडम ऑफ सिसिली चला गया। ठीक, पिडमोंट सार्डिनिया सिर्फ इंडिपेंडेंट है, और बीच वाला हिस्सा जो पेपल स्टेट है यानी पोप के द्वारा रूल किया जाता था। इटालियन लैंग्वेज नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल मेनी रीजनल डायलेक्ट्स। अब देखिए, यहाँ पे भाषा इटालियन बोली जाती थी, तो सबके बीच में इटालियन लैंग्वेज कॉमन भी नहीं था।
रीजनल डायलेक्ट्स यानी देखिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर प्ले करता है यूनिफाई करने में किसी देश को। तो यहाँ पे इटालियन लैंग्वेज भी कॉमन नहीं हुआ और रीजनल डायलेक्ट्स वेरी करते थे। तो ये सारी मुश्किलें थी इटली को यूनिफाई करने में कि इटली पूरी तरह से छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड है। अब लोग भी नहीं चाहते थे, बाकी जो अदर यूरोपियन पावर है जैसे कि वियना कांग्रेस में आपने देखा रशियन अंपायर हो गया, माइटी फ्रेंच अंपायर है, आपका ऑस्ट्रियन अंपायर है, ये चाहते भी नहीं थे कि इटली यूनिफाई हो। इसका कारण क्या था कि अगर यूनिफाई होता है इटली तो इटली कहीं ना कहीं एक बड़ा पावर बनेगा। तो फिर पावर और पावर यानी कि बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए आप कहीं ना कहीं क्या चाहेंगे कि हर एक किसी के पास पावर डिस्ट्रीब्यूट हो। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता था कि इटली यूनिफाई हो, बट इटली यूनिफाई होता है। कैसे होता है समझिए, हाउ इटली यूनिफाइड। ठीक है, ड्यूरिंग 1830 1830 के दौरान क्या हुआ, ग्यूसिप मजीनी, आपको रेवोल्यूशनरी में पढ़ाए थे, क्या पढ़ाया था ग्यूसिप मजीनी के बारे में। ग्यूसिप मजीनी याद हो तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ग्यूसिप मजीनी रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने चाहा क्या था कि इटली यूनिफाई हो। छोटे छोटे पैचवर्क में जो इटली डिवाइडेड है उसकी जगह वो रिपब्लिक इटालियन की डिमांड करते हैं। ठीक है ना, आपका उनका बिलीफ आइडियाज, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी अ नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो साउथ टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी ऑफ इटालियन रिपब्लिक। 1830 के दौरान यूसुफ मजीनी क्या चाहते हैं कि इटली किसी भी तरह से यूनाइट हो जाए। ठीक, क्योंकि इनका बिलीव ये था कि इटली छोटे छोटे क्षेत्र में ना बटे, एक रिपब्लिक इटली बने। उनके लिए उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी यानी दो तो आपने जाने थे, कार्बोनेट सोसाइटी ज्वाइन किया और दो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की, यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक, जिसके थ्रू वो रेवोल्यूशन को बार बार अप्राइज करते थे। बट 1831 में एग्जाइल पे चले गए थे और 1831 में जब एग्जाइल पे गए तो फ्रांस से भी वो डील करते रहते थे, यानी कि यहाँ पे रेवोल्यूशन अप्राइज करवाते रहते थे, पॉम्पलेट भेजते थे, लोग पढ़ते थे, आइडियाज से कनेक्ट करते थे और रेवोल्यूशन अपराइजिंग्स होते रहते थे कंटिन्यूअसली। 1848 में हालांकि फेल रहा रिवॉल्ट, लिबरल के द्वारा रिवॉल्ट हुआ, आपने देखा था जैसे जर्मनी के अंदर 1848 का रिवॉल्ट फेल हुआ, तो ऐसे ही इटली के अंदर भी बहुत सारे रिवॉल्ट फेल होते रहे, बट कहीं ना कहीं सक्सेस आनी बाकी थी। कब आएगी वो अभी आप देखेंगे। Failed attempt in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler Victor Emmanuel II to unify Italian state. It means कि अब विक्टर इमैनुअल के पास रिस्पांसिबिलिटी है। अब एक क्वेश्चन बनता है, देखिए विक्टर इमैनुअल राजा है, राजा मतलब कंजर्वेटिव रिजीम को फॉलो करने वाले, यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स तरीके से मोनार्क फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिस्टैब्लिश करना चाहते थे। अब राजा क्यों चाहेगा कि इटली यूनिफाई हो? राजा तो कभी भी नहीं चाहते थे कि यूनिफिकेशन और नेशन स्टेट बने, इससे तो उनके पावर को खतरा था। कॉन्स्टिट्यूशन राजा कभी भी नहीं चाहता था, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट भी नहीं किया। तो राजा यहाँ पे क्यों चाह रहा है, कंजर्वेटिव वापस से क्यों चाह रहा है? तो आपको याद होगा मैंने लास्ट टॉपिक में आपको बताया था कि जो कंजर्वेटिव रिजीम है वो क्या चाहती थी कि इटली हो चाहे बाकी नेशंस हो वो यूनिफाई हो। कारण उसका क्योंकि A unified Italy offered conservative possibility of economic development and political dominance। अगर यूनिफाई हो जाता है इटली तो क्या होता है कि उन्हें पॉलिटिकल डोमिनेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में संभव है कि उन्हें बहुत फायदा हो। ठीक है, क्योंकि यूनिफिकेशन के थ्रू जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने किए थे उसमें भी उन्हें फायदा मिला, तो कंजर्वेटिव ने उन चीजों को चेंज भी नहीं किया, सिर्फ नाम बदले थे। अब यहाँ पे भी इटली के केस में ये देखेंगे, यहाँ पे भी कंजर्वेटिव चाहते हैं कि इटली नेशन स्टेट बने। तो रोल ऑफ कैवियोर समझेंगे, क्यों? क्योंकि जो विक्टर इमैनुअल सेकेंड राजा बने तो उन्होंने अपना एक चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कैवियोर, काउंट कैवियोर को अपॉइंट किया। इनका ओरिजिनल नेम कैवेलियो वेंसो है, 1852 में ये बने थे और ये ब्रेन ऑफ इटली कहलाते थे। ब्रेन ऑफ इटली क्यों? क्योंकि इनकी डिप्लोमेसी लाजवाब थी, गजब की थी। समझना क्यों? लेट द मूवमेंट टू यूनिफाई इटली नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ठीक है, जो मूवमेंट है इटली का यूनिफाई करने का उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा ब्रेन ऑफ इटली का, जिन्हें काउंट कैवियोर एक टाइटल है। ठीक है, कैवेलियो वेंसो इनका नाम हुआ करता था, काउंट कैवियोर आपकी बुक में है तो आपको याद रखिएगा। उन्होंने क्या किया, इटली को यूनिफाई करने में एक अहम रोल निभाया। किस तरह से? ना ये रेवोल्यूशनरी थे ना ये डेमोक्रेट थे, तो ये कौन थे? ही वाज अ वेल्दी एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलीट ग्रुप एंड ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन द इटालियन। ठीक है, फ्रेंच डिप्लोमेसी के लिए बोली जाती थी, याद होगा एरिस्टोक्रेट क्लास में आपको बताया था, टॉपिक था एरिस्टोक्रेट क्लास एंड न्यू मिडिल क्लास। तो डिप्लोमेसी के लिए कौन सी भाषा बोली जाती थी? फ्रेंच लैंग्वेज को ज्यादा बोला जाता था। तो स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन द इटालियन। थ्रू द टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद द फ्रांस इंजीनियर्ड बाय द कैवियोर
सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या हुआ, जब काउंट कैवियोर एज एन चीफ मिनिस्टर बने इटली के, तो उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही कि इटली को यूनिफाई करवाना है। तो उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक अलायंस किया, किसके साथ? फ्रांस के साथ। इसे मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं। देखिए, इस समय पे क्रीमियम वॉर हुआ था और फ्रांस जो है रशियन अंपायर के अगेंस्ट में लड़ रहा था। तो यहाँ पे पिडमोंट सार्डिनिया का कोई लेना देना नहीं था। तो काउंट कैवियोर ने समहाउ विक्टर एमेनुअल II को कन्विंस किया और अपनी सेना भेजकर फ्रांस की हेल्प की। ठीक है, अब फ्रांस की हेल्प की तो इससे क्या हुआ, फ्रांस के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप हो गया। अब रिलेशन अच्छा डेवलप हुआ तो नेपोलियन III यहाँ पे हुआ करते थे। इस समय पे राजा नेपोलियन III हुआ करते थे फ्रांस के। अब फ्रांस के नेपोलियन III के साथ जो कैवियोर है उन्होंने डिप्लोमेसी का परिचय दिया, बात की, और बात करने के बाद फ्रांस के हेल्प से ही ऑस्ट्रियन अंपायर को हरा दिया। देखिए कितना बड़ी डिप्लोमेसी है इनकी। तो जब ऑस्ट्रिया हारा तो लोम्बार्डी और वेनिस यानी नॉर्थ इटली आजाद हो गया, और नॉर्थ इटली आजाद होने के बाद, ये पार्ट आजाद होने के बाद नॉर्थ इटली मिल गया आपका सार्डिनिया के साथ। ठीक है, सार्डिनिया के साथ मिला। इसके बाद क्या रहा, अब बच गया आपका सेंट्रल और साउथ। ये कैसे हुए, देखिए अब यहां पे आते हैं दूसरे रेवोल्यूशनरी के बारे में, गियुसेप गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी कौन है? ठीक है, एक रेवोल्यूशनरी है, सॉर्ड ऑफ इटली कहा जाता था, वॉर करके इन्होंने जीता। आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गियुसेप गैरिबाल्डी फॉर यूनिफिकेशन ऑफ सदर्न इटली। सदर्न इटली के लिए गियुसेप गैरिबाल्डी ने अपने जो आर्म्ड वॉलंटियर है उनका सहारा लिया। गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे ये। ठीक है, ये भी एग्जाइल पे रहे थे कुछ समय के लिए, इटली से बाहर रहे, वापस इन्हें बुलाया गया था काउंट कैवियोर के द्वारा। और इसलिए बुलाया गया था क्योंकि देखिए यहाँ पे बर्बन डायनेस्टी रूल कर रही है, और फ्रांस में भी बर्बन डायनेस्टी का रूल हुआ करता था एक समय पे। तो समवेयर कहीं ना कहीं जो फ्रांस है वो अगेंस्ट जाता। ठीक है, तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया कि भाई किसी अदर व्यक्ति के थ्रू इसे जीत लिया जाए और फिर हम उसे मर्ज कर लेंगे। तो गियुसेप गैरिबाल्डी को यहाँ पे याद किया गया। अब गियुसेप गैरिबाल्डी ने आर्म वॉलंटियर के साथ किंगडम ऑफ टू स्टेट सिसिली को आजाद करवा लिया। इन 1816 मार्च इनटू द साउथ इटली किंगडम ऑफ टू सिसिली। साउथ इटली में ये तो किंगडम ऑफ टू सिसिली है, यहाँ पे गए, विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट्स, लोकल पीजेंट के सपोर्ट के थ्रू, इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, स्पेन के रूलर यानी बर्बन डायनेस्टी को यहां से भगाया, और भगाने के बाद साउथ इटली भी जीत लिए। इन 1861 फाइनली विक्टर इमैनुअल प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। ठीक है, एक्चुअली देखिए अब सेंटर की तो बात मैंने की, सेंटर में पोप की अथॉरिटी हुआ करती थी। अब पोप जो है वो रिलीजियस अथॉरिटी है, धर्म के मामले में छेड़खानी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन्होंने भी नहीं किया। जब नॉर्थ इटली आजाद हो गया, पिडमोंट सार्डिनिया पहले से ही प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था, किंगडम ऑफ टू सिसिली यानी कि सदर्न इटली भी यूनिफाई हो गया। तो पॉप ने अपनी अथॉरिटी खुद ही सौंप दी कि भाई ठीक है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम भी इटली के साथ मर्ज हो जाते हैं। राजी खुशी, बिल्कुल राजी खुशी, सभी राजी खुशी के साथ इटली यूनिफाई हो गया। और फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुअल II प्रोक्लेम किए गए किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। तो फाइनली इटली यूनिफाई हो गया। ठीक है, शॉर्ट में मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया, आप देख लीजिएगा। शॉर्ट में आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि इटली जो है उनका एक पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन रहा। किस तरह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन रहा कि छोटे छोटे 7 यूनिट में डिवाइड है, लोम्बार्डी, वेनिस, पार्मा, मोडर्ना, टस्कनी, नीचे साउथ इटली में आइएगा, सदर्न इटली में आइएगा। तो ये रहा आपका किंगडम ऑफ टू स्टेट सिसिली। इसके बाद जो पॉप के द्वारा सेंट्रल इटली और पिडमोंट सार्डिनिया राजा के द्वारा रूल किया जाता था। इसके बाद हुआ क्या, लोम्बार्डी और वेनिस यानी नदर्न इटली को ऑस्ट्रिया के थ्रू कैप्चर किया हुआ था, यानी ऑस्ट्रिया का रूल चलता था। तो फ्रांस की हेल्प से ऑस्ट्रिया को हराया गया। गियुसेप गैरिबाल्डी ने क्या किया, तो गियुसेप गैरिबाल्डी ने सदर्न इटली को आजाद करवा लिया। नॉर्थ और साउथ आजाद होने के बाद सेंटर खुद अपने आप मर्ज हो गया। ठीक, तो ये सारी चीजें रही इटली की यूनिफिकेशन में। अब इटली यूनिफाई हुआ है, अभी देश नहीं बना। देश कैसे बनता है, लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करने के बाद। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी कैसे डेवलप होगा, मेकिंग ऑफ इटली से। मेकिंग ऑफ इटली, इटली देश कैसे बनेगा, अभी तक यूनिफाई हुआ है सिर्फ इटली। ठीक है, तो इसके पीछे जो यूनिफिकेशन हुआ है, यूनिफिकेशन के बाद जो देश बनेगा, तो उसके पीछे कोई फैक्टर होगा, कुछ फैक्टर काम करेंगे। तो जो फैक्टर आपको मैंने बार बार समझाया है कि उनका लैंग्वेज होगा, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज उस समय पे इटालियन लैंग्वेज भी जो बोलते थे वो लोग अलग अलग थे, रीजनल डायलेक्ट ज्यादा हुआ करते थे। तो यहाँ पे लोग कैसे एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होगा इनके बीच में, और कैसे एक साथ रहेंगे, यानी नेशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो इटालियन पॉपुलेशन इलिटरेसी वेरी हाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है,
मैंने शॉर्ट में करके लिखा है, बता देता हूं आपको। किसी भी देश में आप देखिएगा तो ज्यादा पॉपुलेशन इलिटरेट होती है। इलिटरेसी रेट सभी कंट्री में आप देखेंगे तो जहां ज्यादा, सबके नहीं कह सकते लेकिन कहीं नहीं, जब रेवोल्यूशन उस समय पे चल रहा था तो इलिटरेसी रेट इटली में, खास करके इटली में बहुत ज्यादा था और कई देशों में अभी है। ठीक, तो हुआ क्या कि ये अनअवेयर थे लिबरल नेशनलिस्ट मूवमेंट से, यानी कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से। ये लिटरेट पीपल है। जैसे अगर मान लिया जाए आज की डेट में आप किसी भी रिमोट एरियाज में चले जाएं, विलेज में चले जाएं और आप उनसे पूछे सोशलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, रेडिकल कौन होते हैं, कंजर्वेटिव कौन है, तो उन्हें क्या आइडिया है इस चीज का। ठीक है, उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है तो वो नए नए आइडियोलॉजीज को क्या समझेंगे। ठीक, तो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही अनअवेयर है। ठीक, और लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से आप लोग अवेयर रहिए। लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी कौन? दोज हु बिलीव इन इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ठीक है, वो जो लोग बिलीव करते हैं वो कहलाते थे। Peasants supported Garibaldi in southern Italy, had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife। ध्यान से सुनना, यूसेफ गैरिबाल्डी को, आपको मैंने जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली बता रहा था तो मैंने क्या बताया था कि इसमें जो गैरिबाल्डी है, यूसेफ गैरिबाल्डी, जब सदर्न इटली को स्पेन के बर्बन डायनेस्टी से आजाद करवाने के लिए वहां के लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट लेते हैं। ठीक है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं और पूरी तरह से इटली को आजाद भी करवाते हैं। ठीक है, सदर्न इटली। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो इस चीज वर्ड से इटालिया यानी कि यूनिफाइड इटली, यूनिफाइड नेशन स्टेट की जो टर्म है उससे कभी ना कभी कहीं सुने ही नहीं थे, वो वाकिफ ही नहीं थे। ठीक है, अब वाकिफ नहीं थे तो वो क्या चीज बिलीव कर रहे थे, कुछ तो उन्होंने सोचा ही होगा ना। जैसे आपको अगर कुछ बताया जाए और आप वो समझ नहीं पा रहे तो अपना एक पर्सपेक्टिव आप बनाइएगा। तो उन लोगों ने क्या बिलीव किया, द ला तालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ। ला तालिया मींस इटली की जय। जब स्लोगन रेज हुआ कि भाई इटली को यूनिफाई करना है, जैसे हम लोग अपने देश के लिए कहते हैं जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद, तो उसी तरह से ला तालिया स्लोगन रेज होता था और उन्हें लगता था ये विक्टर इमैनुअल जो हमारे राजा हैं उनकी वाइफ का नाम है, यानी हमारी भाभी जी है। ठीक है, और इन भाभी जी के चक्कर में पूरा का पूरा देश यूनिफाई हो गया। ऐसा नहीं है, लिख के बता रहा हूं तुम लोग। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ला तालिया वाज इटली की जय, स्लोगन रेज किया जा रहा था और ऐसे दैट्स हाउ इटली यूनिफाई हुआ और इटली बन भी गया। सो फाइनली आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब एक बार समराइज कर देता हूं पूरी तरह से। इटली छोटे छोटे 7 हिस्सों में डिवाइडेड था। इट हैड 2 पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। ये आपका लोम्बार्डी है, ये आपका वेनिस है। ठीक है, ये नदर्न इटली वाला पार्ट है जो कि ऑस्ट्रियन अंपायर, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर के अंदर आता था। सार्डिनिया पिडमोंट आपको साइड में दिखेगा, ये सार्डिनिया पिडमोंट है जो कि प्रिंसली हाउस के द्वारा रूल किया जाता था, इंडिपेंडेंट इटली का पार्ट था। सदर्न इटली आप देखेंगे तो ये स्पेन की बर्बन डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, जिसे किंगडम ऑफ 2 स्टेट्स इसलिए कहते थे। बीच में आ गया पार्मा, मॉडर्ना और टस्कनी, ये इनडायरेक्ट रूल था यहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग अंपायर का। और बीच में सेंटर इटली जो है वो पोप के द्वारा रूल किया जाता था। ठीक है, 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं, गिउसेप मजीनी, गिउसेप गैरिबाल्डी, काउंट कैवियोर और विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये 4 नाम इटली के यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। गिउसेप मजीनी द हार्ट एंड सोल ऑफ द इटली, गिउसेप गैरिबाल्डी द स्वॉर्ड ऑफ इटली, काउंट कैवियोर द ब्रेन ऑफ इटली और वहां के कंजर्वेटिव यानी कि राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब इन सभी लोगों का इस यूनिफिकेशन में रोल रहा और इन सब ने मिलकर के इटली को यूनिफाई करवा लिया। इटली यूनिफाई भी हो गया, बधाई हो आप सभी को, इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया, देश भी बन गया। अब कंजर्वेटिव ने क्यों ये किया, आपको मैंने बताया था कि पॉलिटिकल डोमिनेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्हें भी समझ में आ रहा था, राजाओं को भी समझ में आ रहा था, तो कंजर्वेटिव ने खुद इनिशिएटिव लिया। जैसे जर्मनी के केस में देखा आपने, विलियम फर्स्ट ने इनिशिएट किया, यहां पे आपने देखा विक्टर इमैनुअल ने इनिशिएट किया और दैट्स हाउ जर्मनी एंड दैट्स हाउ इटली यूनिफाइड। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन भी यूनिफाई हुआ और ब्रिटेन स्ट्रेंज केस क्यों है उसको समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।